हाय एवरीवन, मेरा नाम सौम्य सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में। आज के टाइम पे इस एग्जाम की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि स्टूडेंट्स ना ही सिर्फ ग्रेजुएट लेवल बल्कि इवन एट द वेरी अर्ली स्टेज मे बी क्लास 8th, 10th, 12th दे ड्रीम टू क्लियर दिस एग्जाम एंड बिकम एन IAS ऑफिसर। बट इस ड्रीम को देखने के बाद स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं जो मैंने भी करी थी अपनी यूपीएससी जर्नी के टाइम पे, दैट इज टू गेट आवरसेल्व्स एनरोल्ड इनटू वन ऑफ द गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल अराउंड अस। इस एग्जाम का इनिशियल पार्ट पे हम खुद से ध्यान नहीं देते, बहुत सारे लोग नहीं देते हैं वो रादर से। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपने अपने लिए कोई भी ड्रीम सोचा, इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस एग्जाम बट इफ यू हैव थॉट अबाउट एनी ड्रीम इन योर लाइफ देन यू हैव टू वर्क अपॉन इट्स बैकग्राउंड। यू हैव टू सी दैट इस एग्जाम का क्या रिक्वायरमेंट है, इस एग्जाम का क्या नेचर है, क्या पर्सपेक्टिव है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, जब तक हमें इस चीज की क्लैरिटी नहीं होगी तो हम अपना बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट कर देंगे। बिकॉज हम इतना स्कैटर्ड जगह दिमाग लगा रहे होंगे, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये करना है, अभी वो करना है, इतना ज्यादा बर्डन और इतनी ज्यादा टेंशन एंड रिजल्ट विल बी अ बिग जीरो। ये मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि ये सब मैं गो थ्रू कर चुकी हूँ पर्सनली। तो चलिए मेरे साथ समझते हैं इस सिविल सर्विसेज एग्जाम को और ज्यादा एफिशिएंट और एक बेटर वे में। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडिया में सिविल सर्विसेज एग्जाम का इंट्रोडक्शन हुआ कैसे। बेसिकली 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, बट इनिशियली उन डेज में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता था लंदन में। और पहले इंडियन यानी कि पहले भारतीय जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया था सक्सेसफुली वो 1864 में श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ब्रदर श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। 1919 के बाद से इस एग्जाम को इंडिया में कंडक्ट कराया जाने लगा rather than only being London as the venue for the examination. इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए इंडिया में 1926 में एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके फर्स्ट चेयरमैन थे सर रॉस बार्कर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब 1950 में लागू हुआ इंडिया में, उसके बाद से इस बॉडी को रीनेम कर दिया गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नेम से, दैट इज यूपीएससी। तो यूपीएससी एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब्स को रिक्रूट करने वाली रिक्रूटिंग एजेंसी बन गई। इसके सभी फंक्शंस आर्टिकल 320 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड भी है। तो ये एजेंसी बेसिकली रिक्रूट करती है ग्रुप ए सर्विसेज एंड फ्यू ग्रुप बी ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब आप ये एग्जाम देते हो तो आप टोटल इन ऑल किन सर्विसेज के लिए ये एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये मिथ होता है कि इस एग्जाम को देके सिर्फ IAS, IPS यही बनते हैं, बट नो, दैट्स नॉट ट्रू। जब आप ये एग्जाम देते हैं तो आप इन ऑल 24 सर्विसेज के लिए एग्जाम दे रहे हैं एंड ऑल दीज 24 सर्विसेज आर डिवाइडेड अंडर 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें सिर्फ 3 सर्विसेज आती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। द सेकेंड कैटेगरी इज ग्रुप ए सर्विसेज which are 16 services in all. यहाँ पे इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ट्रेड सर्विस एक्सेट्रा बहुत सारी आती है। एंड द थर्ड कैटेगरी, द लास्ट वन, इज द ग्रुप बी सर्विसेज, जहाँ पे डेनिप्स कैडर की सारी सर्विसेज या पौंडीचेरी पुलिस सर्विस या आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर के सिविल सर्विसेज की पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी 24 सर्विसेज पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज डू कॉमेंट डाउन बिलो। So now let's talk about the examination part of the civil services. Civil services examination एक year-long examination है, which is subdivided into the 3 stages. The first stage, or I would say rather a crucial stage in this whole preparation, is the preliminary examination. ये एग्जाम एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है जिसके अंदर 2 कंपल्सरी पेपर्स कंडक्ट कराए जाते हैं। द फर्स्ट पेपर इज द जनरल स्टडीज पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं of 2 marks each. And for every wrong question, there is also the negative marking, that is 1/3. अब ये जो जनरल स्टडीज का पेपर है ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। साल भर बच्चे कहीं ना कहीं जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन में ही लगे रहते हैं, बिकॉज यही डिसाइड करता है कि वेदर
you have cleared this first stage or not. And the second paper, which is the CSAT, is just only a qualifying paper by nature. The first paper, General Studies, consists of many diverse subjects: economy, geography, polity, history, science, and current. पिछले कुछ सालों से current has been the crucial part of this exam. So, better take care of it, I would rather say. बट लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इतने ज्यादा मार्केट में सोर्सेज अवेलेबल हैं इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए 3-4 बुक्स पढ़ने का सोचते हैं. बट लेकिन थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, आप ईयर लॉन्ग तो हर सब्जेक्ट के लिए 3-4 बुक्स पढ़ सकते हो, पर जब रिवाइज करने का टाइम आएगा, व्हेन यू आर लेफ्ट ओनली विद 2 months, देन 1 month, देन 15 days, तो आप इतने सारे सब्जेक्ट्स, दे आर टोटल आई गेस इन ऑल 6, 7, 8 सब्जेक्ट्स, आप इनकी 3-4 बुक्स को कैसे रिवाइज करोगे? इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल एंड आई वुड रिकमेंड, प्लीज स्टिक विद 1 to 2 बुक्स, दैट्स इट. एंड इन 1 to 2 बुक्स में जितना ज्यादा आप बेसिक और गवर्नमेंट रिसोर्सेज पे रिलाई करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग और बेटर बनेगी. बात करते हैं पेपर नंबर 2 CSAT के बारे में. पेपर 2 CSAT है तो भले ही क्वालिफाइंग, दैट इज यू नीड टू गेट ओनली 66.6 marks, दैट इज 33% to enable you to qualify this prelims exam and all. But the tricky part here is to even get these marks is a very difficult task these days. I would rather suggest कि आप इस पेपर के लिए प्लीज साल भर टाइम दीजिए. आप ये नहीं कर सकते हो कि आपने जनरल स्टडीज के लिए पूरी साल पढ़ाई किया और लास्ट में 2 महीने में आप सोचोगे कि हम CSAT कर लेंगे, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस फिलहाल CSAT में आ रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश से हो, रीजनिंग से हो, मैथमेटिक्स से हो, है भले मैट्रिकुलेशन लेवल के, बट दे आर रियली वेरी ट्रिकी एंड इन दोज 2 hours यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स. CSAT में आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 marks each, because it comes out to be 200 marks paper and all, and इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है. वहीं पे अगर मैं बात करूँ जनरल स्टडीज के पेपर 1 की, तो वहां पे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपने चाहे जितनी भी तैयारी करी हो, ये एक श्योरिटी और एक एक्सपीरियंस से मैं शेयर करना चाहूंगी ये बात, किसी भी बच्चे को मैक्सिमम 40 to 50 से ज्यादा क्वेश्चंस आते ही नहीं है उस पेपर में भी. जनरल स्टडीज के पेपर में भी एक टाइम के बाद यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज एंड ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड गेट योर आंसर्स राइट. सिमिलरली इन पेपर नंबर 2, इट इज नॉट लाइक कि आप वहां पे सोच के गए कि दैट मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, सिंपल हो जाएगा. नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट. It will be very problematic for you at that point of time if you have not given this paper sufficient time which is required for it. तो प्रीलिम्स के ऊपर अभी इतना ही. अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए या आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना है, तो प्लीज लेट मी नो. इफ यू वांट टू नो अबाउट द ट्रेंड ऑफ प्रीलिम्स और द सब्जेक्ट वाइड एनालिसिस ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो. So now let's talk about the second stage of the civil services examination, that is called the mains examination. ये जो मेंस एग्जामिनेशन होता है, ये एक आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, एंड आई वुड से इट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे आपके जितने भी मार्क्स आएंगे वो आपकी फाइनल सिविल सर्विसेज एग्जाम के मेरिट के लिए काउंट होंगे. इस स्टेज में इन ऑल टोटल आपके 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 2 आपके क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, which is paper A, that is your Indian language, and paper B, which will be of English. ये दोनों के दोनों क्वालिफाइंग पेपर्स आपके होते तो मैट्रिकुलेशन लेवल के हैं, बट स्टिल यू नीड टू गेट 25% मार्क्स हेयर टू इनेबल योर अदर पेपर्स टू बी चेक्ड बाय एग्जामिनर्स. इनमें आपको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एंड आई वुड अगेन से दिस कि बच्चे बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं पेपर को, एंड I have my friends who have flunked in these papers, and it's a very painful feeling at that point of time. So please do remember that do not take any paper lightly in this exam. अब बात करते हैं बाकी रेस्ट 7 पेपर्स के बारे में. So your paper number 1 will be your essay paper. ऐसे में 2 सेक्शंस आते हैं, जिसमें दोनों ही सेक्शंस में आपके पास 4 ऑप्शंस रहते हैं. You have to select one each and then write in all 2 essays in your exam.
सेकेंड बात करते हैं पेपर नंबर 2 विच विल बी कॉल्ड योर जीएस पेपर 1। इस पेपर 1 में आपके क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सोसाइटी से। एंड हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपके क्वेश्चन सिर्फ इंडिया पर्सपेक्टिव से नहीं होंगे बल्कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से भी होंगे, इन एडिशन टू आर्ट एंड कल्चर एज वेल। सिमिलरली पेपर नंबर 3 दैट इज योर जीएस पेपर 2 भी इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो इसमें पॉलिटी, योर कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस आती है। एंड इसके साथ साथ एक एडिशनल पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट इज जीएस पेपर 3 जो कि काफी लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के बारे में होता है, विच इज अगेन अ प्योर मिथ। इट इज वेरी रॉन्ग। इसमें इकोनॉमी के साथ साथ आपका साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट भी आता है। एंड लास्ट जीएस पेपर 4 जो कि कंपल्सरी पेपर में लास्ट पेपर होता है, ये होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। ये सभी के सारे पेपर्स और इसके अंदर जो भी सेक्शंस हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आप बिल्कुल भी ये सोच के मत प्रिपेयर करिए कि मेरा ये पार्ट वीक है या मेरा ये सब्जेक्ट वीक है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ एंड आई विल फोकस ऑन माई स्ट्रॉन्गेस्ट एंड गेट द गुड मार्क्स देयर। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो प्लीज आई विल सजेस्ट रीड every subject very patiently, very calmly, sticking to very limited resources and you will pass through this exam. अब बात कर लेते हैं दो बचे हुए पेपर्स के बारे में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज योर ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में कि जो टॉपर ने ऑप्शनल लिया है वो ले लें, या इस साल में इस ऑप्शन से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए थे तो ज्यादा मार्क्स इसमें मिल रहे हैं, ज्यादा चांसेस या ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसमें है, ये ले लेते हैं। या फिर मेरे फ्रेंड ने ये लिया था या मेरे सीनियर ने सजेस्ट किया था कि इसमें काफी कम सिलेबस है, इस ऑप्शन में ये ले लेते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं, अगर आप इन बेसिस पे अपना ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हैं तो आप बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूंगी, फंस जाएंगे। तो प्लीज मेरी अगर आप बात माने तो मैं ये सजेस्ट यहाँ पे करना चाहूंगी, ऑप्शनल हमेशा इंटरेस्ट के बेसिस पे ले, जो कि हर कोई आपको बताता है कि इंटरेस्ट के बेसिस पे ही लेना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज कि ये कोई नहीं बताता है कि इंटरेस्ट समझ में कैसे आएगा। अब किसी ने साइंस बैकग्राउंड से पढ़ा है, उसे कैसे समझ में आएगा कि उसको हिस्ट्री लेना चाहिए या ज्योग्राफी लेना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि आप कुछ भी मत करिए, आप सिंपल एनसीईआरटीज उठाइए और पढ़िए। आप बेसिक एनसीईआरटीज को जब पढ़ोगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आपकी बायसनेस किस सब्जेक्ट की तरफ है, आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा प्लीज करता है, ज्यादा समझ में आता है, पढ़ने में मजा आता है, एंड मेक दैट सब्जेक्ट योर ऑप्शनल। एंड अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक इस तरीके से इंटरेस्ट है जिसका मटेरियल नहीं अवेलेबल है इन एनसीईआरटीज, तो आप कोचिंग सेंटर्स के मटेरियल ले सकते हैं जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा रेडिली अवेलेबल हैं। उनको रीड करिए, उनको गो थ्रू करिए, समझिए और फिर एनालाइज करिए कि आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है उस सब्जेक्ट में। देन चूज योर ऑप्शनल अकॉर्डिंगली। अब एक और बात मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूंगी आफ्टर डिस्कसिंग दीज मेन्स पेपर्स, कि देखिए यूपीएससी ने हमको सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस और अपने पास्ट ईयर पेपर्स अवेलेबल करा रखे हैं। इन्हीं दोनों बेसिस पे हमको अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी चाहिए कि हमको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस टाइम तक क्या खत्म हो जाना चाहिए, कितने रिविजन्स पॉसिबल है और कितना प्रैक्टिस चाहिए एंड एवरीथिंग। एंड इफ यू ऑल वांट कि हम इस बारे में एक वीडियो बनाएं और अच्छे से इसको जो है डिस्कस करें साथ मिलके, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो अबाउट दैट। एंड आई कैन प्रॉमिस वन थिंग, दैट my video will be the first hand experience regarding all of these things जो एक एक न्यू एस्पिरेंट प्रॉब्लम फेस करता है, कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता है। देन वी स्टार्ट सीइंग बहुत सारे टॉपर्स का वीडियोस, ये वीडियोस, कोचिंग का गाइडलाइंस क्या है, कैसे करना चाहिए, अपने दोस्तों से डिस्कस करना एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली ये सब आप कर सकते हो, बट लेकिन इफ यू वांट वन स्टॉप सोल्यूशन for all of your doubts, problems, confusions, you can always comment and let me know and I will definitely come up with a video about that. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस एग्जाम के थर्ड स्टेज की, जो कि है पर्सनालिटी टेस्ट, दैट इज योर इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स का होता है और इसको कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के हेडक्वार्टर धौलपुर हाउस न्यू दिल्ली में ही।
मैं पर्सनली आपको ये बता सकती हूँ कि जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो आप इतने ज़्यादा खुश होते हो और इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है ना, ये आपकी लाइफ का, मतलब फॉर मी इट वॉज, ये आपकी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा एक एक्साइटिंग पार्ट होता है when you are just about to face the personality test but लेकिन हाँ, इसके साथ मैं ये भी एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है उतना ही ज़्यादा डर भी लग रहा होता है, बिकॉज ये एक फाइनल स्टेज होती है। एंड समहाउ जब कभी प्रॉब्लम हो जाती है इस स्टेज को क्लियर करने में, तो आपको पूरी साइकिल रिपीट करनी पड़ती है। हाँ, एक ये भी मिथ है कहीं ना कहीं, लोगों को लगता है कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि वेदर यू आर इन द लिस्ट और यू आर आउट। बट लेकिन ऐसा नहीं है। आपके मेंस की मेरिट और आपके पर्सनालिटी टेस्ट की मेरिट, दोनों की मेरिट्स को कंबाइन करके एक फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। उसके बेसिस पे डिसाइड होता है दैट वेदर यू आर इन और यू आर आउट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, विच इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड द मैक्सिमम एज लिमिट। इसके रिगार्डिंग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते ही हैं सभी एस्पिरेंट्स को। तो देखिए, इफ यू आर फ्रॉम द जनरल मेरिट कैटेगरी तो आपके लिए मैक्सिमम एज है 32 ईयर्स। यू कैन गिव द एग्जाम टिल यू आर 32. If you are from the OBC merit category, then you can give the exam till the 35 years of age. And if someone belongs from the SC and ST community, they can give the exam till the 37 years of age. But लेकिन जिस भी साल आप एग्जाम देने जा रहे हैं, you have to make sure that as on the 1st August of that particular year, you should be 21 years of age. And second, you should be a graduate. आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो डिग्री किस स्ट्रीम की है। इट कैन बी ऑफ एनी स्ट्रीम, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इट डजेंट मैटर। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो डजेंट मैटर कि आपकी जो डिग्री है वो रेगुलर है या डिस्टेंस है। सो आई होप इसी के साथ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच for listening to me, and if you like my video, please do like, share and subscribe, and do let me know that what all you want me to come up for my next video. Thank you.